हेलो बच्चों, वेलकम टू रितेश ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँ क्लास 9th का दूसरा अध्याय पार्ट 2, जिसका नाम सभी को आपको पता ही होगा, कक्षा 9 में हैं अगर आप। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? इज मैटर अराउंड अस प्योर? तो इसके बारे में हम इस चैप्टर के बारे में एक एक पॉइंट मैं आप लोगों को यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ, एक एक लाइन मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ। तो उसके लिए आप लोग कंप्लीट वीडियो देखिएगा। और अगर आप लोग इसी तरीके से क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक के सभी विषयों की क्लासेस बिल्कुल फ्री में पढ़ना चाहते हैं, जी हाँ, बिल्कुल फ्री में मैं आप लोगों को यहाँ पे क्लासेस आपको प्रोवाइड करूँगा। साथ ही साथ आप लोगों को उस क्लास के क्वेश्चन आंसर की वीडियो भी प्रोवाइड कर दूँगा, जिससे आप लोगों को कोई भी चीज़ पढ़ने में दिक्कत ना आए, और वो भी बिल्कुल फ्री में। तो इन सभी चीज़ों के लिए सिर्फ एक छोटा सा काम करना है आपको। इसी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन है, वो भी बिल्कुल फ्री है। काम नीचे सब्सक्राइब बटन जो है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा के रखिएगा। और क्लास के एंड में आपको अगर सारे पॉइंट्स याद हो जाएं, सारी चीज़ें समझ में आ जाएं, तो आप इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। ठीक है, चलिए देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का यहाँ पे चैप्टर अध्याय 2 क्लास 9th विज्ञान का। हमारे आसपास के पदार्थ क्या वो शुद्ध हैं? तो आप सभी देखते होंगे, हम कैसे जान सकते हैं कि बाज़ार से ख़रीदा हुआ दूध, घी, मक्खन, नमक, मसाला, मिनरल वाटर जो है, जल या जूस शुद्ध है? तो हम लोगों के दिमाग में ये आता है कि जैसे चाय बन रही है आपके घर में, समझिए, समझने का प्रयास करिए। जैसे चाय बन रही है हमारे घर में, तो चाय बन के आ गई, तो आपके घर में कोई पूछे कि चाय ये शुद्ध है, तो आप कहेंगे हाँ शुद्ध है चाय। लेकिन आप खुद सोचिए कि चाय वो शुद्ध कैसे हो सकती है? क्योंकि वो शुद्धता की बात जब आए तो वो एक तत्व से अगर मिल के बना है कोई चीज़, तब तो वो शुद्ध कही जाएगी विज्ञान की भाषा में। अगर हम उसमें कई चीज़ों को मिला दें, उसमें हमने दूध डाला, उसमें हमने पानी डाला, चाय की पत्ती डाली, चीनी डाला, अदरक डाला, तो कई चीज़ें जब हमने मिला के वो चाय बनाया है, तो वो शुद्ध कैसे हो सकता है? वो तो एक मिश्रण हो गया। जब वो मिश्रण हो गया 3 4 5 चीज़ों का, तो वो शुद्ध नहीं रहा विज्ञान की भाषा में। हमारे आम तौर पे जो भाषा है हमारी बोलचाल की, उसके हिसाब से वो शुद्ध है। लेकिन विज्ञान अगर हम लोग पढ़ रहे हैं, तो विज्ञान की भाषा में वो शुद्धता की परिभाषा नहीं हुई। देखते हैं आगे, यहाँ पे देखिए, क्या आपने कभी इन खाने वाले पदार्थों के डिब्बों के ऊपर लिखे शुद्ध शब्द का पर ध्यान दिया है? एक साधारण व्यक्ति के लिए शुद्ध का अर्थ होता है कि पदार्थ में कोई मिलावट न हो, लेकिन वैज्ञानिकों के लिए ये सभी वस्तुएं विभिन्न पदार्थों के मिश्रण है। वही मैंने आप लोगों को बताया कि विज्ञान के अनुसार वो शुद्ध नहीं हुआ जहाँ पे 2-4 चीज़ें मिल गई, 2 से ज़्यादा चीज़ें, जहाँ 1 से ज़्यादा चीज़ें जहाँ पे मिल गई एक दूसरे से, वो शुद्ध कहाँ से हो गई? हमारी आमतौर की भाषा में तो वो शुद्ध हो गई। जैसे दूध आपके पास आया, तो आप कहेंगे हाँ ये प्योर दूध है, लेकिन उसी दूध में आपको पानी मिला हुआ है, ये भी तो पता है आपको, तो वो पानी और आपका दूध का मिश्रण है। वैज्ञानिकों के लिए ये सभी वस्तुएं विभिन्न पदार्थों के मिश्रण हैं, अतः शुद्ध नहीं है। उदाहरण के लिए दूध जल, वसा, प्रोटीन आदि का मिश्रण है। जब एक वैज्ञानिक किसी पदार्थ को शुद्ध कहता है, तो इसका तात्पर्य यह है कि उस पदार्थ में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के हैं। यानी कि जब कोई, अगर साइंस की भाषा में अगर किसी चीज़ को शुद्ध कहा जा रहा है, तो उस रसायन में जो भी प्रकृति होगी रसायनों की, वो सेम होगी, अलग प्रकार की नहीं होगी। एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट अब देखें आगे, जब हम अपने चारों ओर देखते हैं, तो पाते हैं कि सभी पदार्थ 2 या 2 से अधिक शुद्ध अवयवों से मिलने से बने हैं। उदाहरण के लिए समुद्र का पानी अगर बात करें, तो समुद्र का जल किससे किससे मिलकर बना है? आपका नमक से, NaCl भी है उसमें आपका पानी भी है, और कई अशुद्धियाँ हैं, मिट्टी हो गया, खनिज हो गया, ये सभी मिश्रण है। अब आपके दिमाग में ये आएगा कि मिश्रण क्या है? तो मिश्रण के बारे में देखिए, मिश्रण एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों के मिलने से बनता है। मिश्रण का परिभाषा समझे। मिश्रण एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या फिर यौगिकों के मिलने से बनता है। हम जानते हैं कि जल में, यहाँ पे देखिए ऊपर, जल में घुले हुए सोडियम क्लोराइड को वाष्पीकरण या आसवन विधि द्वारा जल से पृथक्करण किया जा सकता है। ये क्लास आप 6-7 में पढ़ चुके होंगे पृथक्करण की विधियों में, कि अगर हमको जल में घुले हुए नमक को अलग करना है, तो या तो हम वाष्पीकरण विधि करेंगे या फिर आसवन विधि करेंगे अलग करने के लिए।
यद्यपि सोडियम क्लोराइड अपने आप में एक शुद्ध पदार्थ है और इसे भौतिक विधि के द्वारा इसके रासायनिक अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार चीनी एक पदार्थ है क्योंकि यह एक ही प्रकार का शुद्ध अवयव रखता है, ग्लूकोज रखता है वो। इसका यौगिक समान रहता है। पेय पदार्थ और मिट्टी में एक समान कण नहीं होते हैं। शुद्ध पदार्थ किसी भी स्रोत से प्राप्त हो इसके अभिलाक्षणी गुण एक समान होते हैं। जिस भी पदार्थ से शुद्ध पदार्थ प्राप्त कर रहे हैं उसके जो भी गुण हैं वो समान होंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मिश्रण में एक से अधिक शुद्ध पदार्थ होते हैं। अब मिश्रण के प्रकार भी होते हैं। तो अवयवों की प्रकृति के अनुसार विभिन्न प्रकार के मिश्रणों का निर्माण होता है। इस तरह मिश्रण के कई प्रकार होते हैं। अब क्रियाकलाप आप लोग कर लीजिएगा, सिंपल सी चीज़ होती है, ठीक है। क्रियाकलाप 2.1 2.2। अब हम विलयनों, निलंबनों और कोलाइड विलयनों के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मिश्रण के प्रकार के बारे में कहाँ बताया गया है? मिश्रण के प्रकार 2.2.2.11, ठीक है। ये हो गई सारी चीज़ें। देखिए इस साइड होगा, देखिए अब यहाँ पे हमारा क्या आया, कुछ प्रश्न आते हैं। प्रश्न जो भी मैं यहाँ पे चैप्टर के अंतर्गत प्रश्न आएंगे या फिर आपके अभ्यास प्रश्न होंगे वो एक ही वीडियो में मैं करा दूंगा। पहले मैं अभ्यास वाले चैप्टर वाले क्वेश्चन कराऊंगा, फिर अभ्यास वाले क्वेश्चन करा दूंगा। अब देखिए विलयन आता है। विलयन क्या है? विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। समांगी मतलब समान अनुपात में। आप प्रतिदिन बहुत प्रकार के विलयनों को देखते होंगे, जैसे नींबू पानी, सोडा पानी आदि विलयन के उदाहरण हैं। प्रायः हम एक विलयन को ऐसे तरल पदार्थ के रूप में विचार करते हैं जिसमें ठोस, द्रव या गैस मिले हो, लेकिन प्रकृति में ठोस विलयन और गैसी विलयन भी होते हैं। एक विलयन के कणों में यहाँ पे समांगिकता होती है। उदाहरण के लिए नींबू जल का स्वाद सदैव समान रहता है। यह दर्शाता है कि इस विलयन में चीनी और नमक के कण समान रूप से वितरित हैं। मिश्र धातु, यहाँ पे धातुएं देख लीजिए, इसके बारे में जानना जरूरी है। ये धातुओं के समांगी मिश्रण होते हैं जिन्हें भौतिक क्रिया द्वारा अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी मिश्र धातुओं को मिश्रण माना जाता है क्योंकि ये अपने घटकों के गुणों को दर्शाते हैं और पृथक पृथक संगठन रखते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम पीतल और जिंक को मिला दें और कॉपर को उसमें, पीतल जिंक को 30% और कॉपर को उसमें 70% मिला दें, तो वो आपको पता है कि पीतल और जिंक अपना संगठन रखेगा और कॉपर अपना संगठन रखेगा। फिर भी हम उसको क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। किसी विलयन को दो भागों विलायक और विलेय, यहाँ पे विलेय होगा, विलेय में बांटा जा सकता है। विलयन का वह घटक जिनकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है, जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? विलायक। जैसे पानी और नींबू है, पानी और चीनी है, तो पानी की मात्रा ज़्यादा है, चीनी की मात्रा कम होगी, तभी तो चीनी उसमें घुलेगा, तो पानी यहाँ पे विलायक हो जाएगा। विलयन का वह घटक प्रायः जो कम मात्रा में हो, जो कि विलायक में घुल जाता है, उसे विलेय कहते हैं। देखिए यहाँ पे विलेय आ गया ना, नीचे मैंने बोला ना यहाँ पे विलेय होगा। तो जो भी चीज़ घुला देती है अपने में दूसरे को, वो विलायक कहलाती है। जो भी चीज़ किसी दूसरे में घुल जाती है उसे विलेय कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर पानी और नमक है, पानी और चीनी है, तो पानी वहाँ पे विलायक का काम करेगा और चीनी वहाँ पे विलेय का काम करेगी, ठीक है। यही देखिए यहाँ पे उदाहरण भी शायद दिया गया हो। चीनी और जल का विलयन एक सरल घोल में ठोस का उदाहरण है। इसमें चीनी विलेय है और पानी विलायक। आयोडीन और एल्कोहल का विलयन, जिसे टिंचर आयोडीन के नाम से भी जाना जाता है, इसमें आयोडीन विलेय है और एल्कोहल विलायक। वात युक्त पेय जैसे सोडा, जल, कोक इत्यादि तरल विलयन में गैसों के रूप में होते हैं। इनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस विलेय और जल विलायक होता है। आप सभी को पता है, जो आप सोडा पानी पीते हैं या फिर कोको कोला पीते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, घुला रहता है उसमें। वायु गैस में गैस विलयन है। यह मुख्यतः दो घटकों ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में समांगी मिश्रण है, ठीक है, जिसका परसेंटेज फिक्स हो, उसको समांगी मिश्रण कहते हैं।
नाइट्रोजन को देखिए ऊपर वायु का विलायक कहा जाता है। वायु में दूसरी गैसें बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होती हैं। अब विलयन के कुछ गुण देख लीजिए। विलयन के क्या क्या गुण हैं। विलयन एक समांगी मिश्रण है। विलयन के कण के जो व्यास होते हैं वो 1 नैनोमीटर, अगर मीटर की बात करें तो 10⁻⁹ मीटर की यहाँ पे बराबर होता है, से भी छोटे होते हैं। इसलिए इन्हें आँखों से नहीं देखा जा सकता। अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं, इसलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता। जब फैलाएंगे नहीं, परिवर्तित नहीं करेंगे इधर उधर, तो दिखेगा नहीं। छानने की विधि द्वारा विलय के कणों को विलयन से पृथक नहीं किया जा सकता। विलयन को शांत छोड़ देने पर विलय के कण नीचे नहीं बैठते हैं, अर्थात विलयन अस्थायी होता है। अब विलयन की सांद्रता कितना परसेंटेज में उसमें हम घोल रहे हैं कोई चीज़। क्रियाकलाप 2.2 में हमने देखा कि समूह अ और समूह ब के पास एक ही पदार्थ के विभिन्न आभाओं के रंगों के विलयन है। हम लोग जानते हैं कि विलयन में पृथक पृथक मात्रा में विलायक और विलेय पदार्थ होते हैं। विलयन में मौजूद विलेय पदार्थ की मात्रा के आधार पर इन्हें तनु, सांद्र या संतृप्त घोल कहा जाता है। तनु और सांद्र तुलनात्मक शब्द हैं, मतलब कंसंट्रेट और डाइल्यूट एक दूसरे के पूरक हैं। क्रियाकलाप 2.2 में समूह अ द्वारा प्राप्त विलयन समूह ब की तुलना में तनु है, डाइल्यूट है। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं हम। क्या किसी दिए गए ताप पर चीनी, नमक अथवा बेरियम क्लोराइड की जल में घोली गई मात्राएं बराबर हैं? यहाँ पे क्रियाकलाप आप देखेंगे तब देखिए। 2 पृथक पृथक बीकरों में 50 ml जल लें। एक बीकर में नमक और दूसरे में चीनी अथवा बेरियम क्लोराइड मिलाकर अच्छी तरह मिला लें। जब विलेय पदार्थ और अधिक न घुले तब 5 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने के लिए बीकर को गर्म करें। विलेय पदार्थ को पुनः मिलाना शुरू करें। जब वो मिलना बंद हो जाए तो उसमें थोड़ा सा उसका टेम्परेचर 5 डिग्री बढ़ा दीजिए। जब थोड़ा सा मिलने लगे फिर उसको और उसमें मात्रा मिला दीजिए नमक की और बेरियम क्लोराइड की। क्या किसी दिए गए ताप पर चीनी, नमक अथवा बेरियम क्लोराइड के जल में घोली गई मात्राएं बराबर हैं? किसी निश्चित तापमान पर उतना ही विलेय पदार्थ घुल सकता है जितनी की विलयन की क्षमता हो। अब पानी की कोई भी क्षमता होगी ना, जिसमें चीनी मिलाते जाएंगे तो वो सीरा बन जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे वो कठोर बन जाएगा। तो एक निश्चित क्षमता होती है सबकी घुलाने की। किसी निश्चित तापमान पर उतना ही विलेय पदार्थ घुल सकता है जितनी की विलयन की क्षमता होती है। दूसरे शब्दों में, दिए गए निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता है तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो इस ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित है उसे उसकी घुलनशीलता कहलाती है। तो संतृप्त किसे कहते हैं और घुलनशीलता किसे कहते हैं, इसको देख लीजिएगा ध्यान से, क्वेश्चन अच्छा है ये। यदि एक विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम है तो इसे असंतृप्त विलयन कहा जाता है। यदि विलयन में विलेय पदार्थ की सांद्रता संतृप्त स्तर से कम हो तो उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। क्लियर हो गया? ये 2 बार ये लाइन लिखा जा चुका है, देख लीजिएगा। ये देखेंगे यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। जब किसी भी विलयन में विलेय पदार्थ जो उसकी सांद्रता है उससे कम स्तर में है तो वो असंतृप्त विलयन कहलाता है। यदि कोई भी यहाँ पे किसी विशिष्ट ताप पर एक संतृप्त विलयन लें तथा उसे धीरे धीरे ठंडा करें तो क्या होगा? उपरोक्त किए गए क्रियाकलाप में हम कह सकते हैं कि दिए हुए एक निश्चित तापमान पर पृथक पृथक पदार्थों का विलयन की क्षमता अभिन्न भिन्न होती है। विलायक की मात्रा, द्रव्यमान अथवा उसका जो आयतन है, में घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। विलयन की सांद्रता को दर्शाने की बहुत सी विधियां हैं, लेकिन हम यहाँ सिर्फ 3 विधियों के बारे में बात करेंगे। देखिए, पहला है द्रव्यमान या फिर विलयन के द्रव्यमान की बात हो रही है प्रतिशत में। आप सभी को बता दूं कि कभी भी प्रतिशत की बात हो तो वहाँ पे 100 से गुणा करते हैं। तो विलेय पदार्थ का द्रव्यमान यानी जो पदार्थ हम घुला रहे हैं बटे उसमें डिवाइड करेंगे विलयन का द्रव्यमान जिसमें वो घुला रहे हैं, पूरे विलयन का, विलायक नहीं है, पूरे विलयन का, यानी विलेय और विलायक को मिला के जितना उसका द्रव्यमान हो रहा है उससे भाग देंगे। किस में भाग देंगे? विलेय की मात्रा द्रव्यमान पे, और उसको प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। क्लियर हुआ? किसी भी विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत में निकालने के लिए जो विलेय है जिसको घोल रहे हैं उसको ऊपर रखेंगे, उसमें भाग दे देंगे पूरे विलयन का जो द्रव्यमान है। मान लेते हैं यहाँ पे, चलिए एग्जाम्पल तो आगे करा ही गया है, दिखाते हैं अभी, और उसमें 100 से गुणा कर देते हैं। उसके बाद आगे देखेंगे यहाँ पे, तो दूसरा है
अगर विलयन के आयतन का प्रतिशत निकालना हो तो क्या करेंगे, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, ये सेम है देखिए ऊपर, और नीचे विलयन का द्रव्यमान नहीं होगा, यहाँ पे विलयन का आयतन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम विलयन का आयतन निकाल रहे हैं प्रतिशत में, और परसेंटेज के लिए 100 से यहाँ पे गुणा कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए एक तीसरा जो यहाँ पे था, विलयन के आयतन या फिर आयतन प्रतिशत, तो विलेय का आयतन क्या है और बटे विलयन का आयतन क्या है, उसमें 100 से गुणा कर देंगे तो आपका आ जाएगा विलयन का आयतन। अब उदाहरण देखिए, उदाहरण बहुत ज़रूरी है, उदाहरण कर लेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। एक विलयन के 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक विलेय है, विलयन की सांद्रता का यहाँ पे परिकलन कीजिए। तो यहाँ पे विलयन कितना है, सबसे पहले तो आप ये निकालेंगे, विलयन कितना होगा, विलयन के एक विलयन के 320 ग्राम, आपका 320 ग्राम विलायक है और 40 ग्राम साधारण नमक है, तो 40 इसमें जोड़ लेंगे तो क्या आ जाएगा, 360 आ जाएगा, 360 ग्राम, ये हो जाएगा आपका विलयन। अब याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका विलयन। वही यहाँ पे किया गया है कि नमक का द्रव्यमान 40 ग्राम, जल का द्रव्यमान 320 ग्राम, तो विलयन का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, विलेय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान, दोनों को जोड़ेंगे तो आपका यहाँ पे दिख रहा है जो अभी मैंने करके दिखाया 360 ग्राम आ जाएगा। अब विलयन का द्रव्यमान निकालना है प्रतिशत में, तो क्या सूत्र था, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 100, तो 360 का भाग देंगे यहाँ पे किसमें, विलेय के द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान कितना 40, 40 में 360 का भाग दे देंगे तो यह 9 बढ़ जाएगा, 9 चौक 36, ठीक है। अब यहाँ पे 9 से अगर भाग देंगे 100 में तो 11.11 ऐसे बढ़ता जाएगा, ये प्रतिशत में आएगा क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज निकालना है। क्लियर हो गया क्वेश्चन। अब अगले आगे देखते हैं निलंबन क्या है। क्रियाकलाप 2.2 में समूह स के द्वारा पाया गया विषमांगी घोल को ठोस द्रव में परिक्षेपित हो जाता है, निलंबन कहलाता है, यानी कि जो भाग परिक्षेपित हो जाता है, बच जाता है। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलेय पदार्थ कण घुलते नहीं हैं बल्कि माध्यम की समष्टि में निलंबित हो रहते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं वो, जैसे आप मान लीजिए बालू मिला दीजिए पानी में, घोल दीजिए तो कुछ देर तो वो घूमता रहेगा, फिर उसके बाद जाके एक जगह पे इकट्ठा हो जाएगा, उसी को निलंबन कहते हैं। ये निलंबन कण आँखों से देखे जा सकते हैं। क्लियर हुआ। अब निलंबन के गुण देखिए, यह एक विषमांगी मिश्रण है, ये कण आँखों से देखे जा सकते हैं, ये निलंबन कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं जिससे उसका मार्ग दृष्टिगोचर हो जाता है। नेक्स्ट बात करें अगर आगे हम, जब इसे शांत छोड़ देते हैं तो तब ये कण नीचे की ओर बैठ जाते हैं, अर्थात निलंबन अस्थायी होता है। छानन विधि द्वारा इन कणों को मिश्रण से पृथक किया जा सकता है। बालू और पानी वाला जो मैंने एग्जाम्पल दिया एग्जैक्ट वही है। जब सभी कण नीचे बैठ जाते हैं तो निलंबन समाप्त हो जाता है तथा विलयन में प्रकाश की जो किरण है का प्रकीर्णन रुक जाता है। जब उसके बीच से जो कण थे पानी में वो नीचे बैठ जाएंगे तो कहाँ से वो प्रकाश को यहाँ इधर उधर करेगा, ठीक। अब कोलाइडल विलयन क्या होता है इसको देखिए। क्रियाकलाप 2.2 में समूह द के द्वारा प्राप्त मिश्रण को कोलाइडल या फिर कोलाइड विलयन कहा जाता है। कोलाइड के कण विलयन में समान रूप से फैले होते हैं। निलंबन की अपेक्षा कणों का आकार छोटा होने के कारण यह मिश्रण समांगी प्रतीत होता है। देखने में तो समांगी प्रतीत होगा। एग्जाम्पल मैं बताऊँ आप लोगों को, पानी में आप मिट्टी घोल दीजिए, बालू तो आपका कण दिखता है, क्या मिट्टी घोलने पे कण दिखेंगे उसके? नहीं दिखेंगे। अभी मैं बताता हूँ कैसे, देखिए। आकार छोटा होने के कारण यह मिश्रण समांगी प्रतीत होता है, लेकिन वास्तविकता में विलयन विसमांगी मिश्रण होता है। जैसे दूध भी आप देखेंगे तो पूरा पानी में मिला रहता है या फिर पानी उसमें मिला रहता है, लेकिन क्या पता चलता है? नहीं पता चलता। देखिए कि उसके कण कहाँ पे हैं। लेकिन अगर हम उसको पृथक्करण करना चाहें तो उसको हम पृथक्करण कर सकते हैं। जब उसको हम थोड़ा हीट देंगे तो उसमें से पानी निकल जाएगा बाहर। नेक्स्ट यहाँ पे देखें कोलाइडल के बारे में। कोलाइडल कणों के छोटे आकार के कारण हम इसे आँख से नहीं देख पाते, लेकिन ये कण प्रकाश की किरण को आसानी से फैला देते हैं। जैसा कि हमने क्रियाकलाप 2.2 में देखा है, प्रकाश की किरण का फैलाना टिंडल प्रभाव कहलाता है, ठीक है। टिंडल इफेक्ट कहते हैं इसको। टिंडल नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। एक कमरे में छोटे छिद्र में के द्वारा जब प्रकाश की किरण आती है तब वहाँ पर हम टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं। देखेंगे जब आपके घर में कहीं मान लीजिए छोटे से छेद से सूर्य का प्रकाश आ रहा है
तो सूर्य के प्रकाश को ध्यान से देखें जो आपके घर में आ रहा है ना, तो उसमें छोटे छोटे कण उड़ते हुए दिखेंगे आपको। क्या प्रकाश नहीं आएगा तो आपको दिखेगा? वो नहीं दिखेगा, लेकिन प्रकाश आते ही वो कण दिखने लगते हैं। उसी को ही टिंडल प्रभाव कहते हैं। कॉपर सल्फेट का विलयन टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता, दूध तथा पानी का मिश्रण टिंडल प्रभाव दर्शाता है। नेक्स्ट आपका है, आगे देखिए, यह कमरे में मौजूद धूल और कार्बन के कणों के द्वारा प्रकाश में फैलने के कारण होता है। जब एक घने जंगल में आच्छादन में से सूर्य की किरण गुजरती है, वहाँ हम टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं। जंगल के कोहरे में छोटे छोटे जल के कण होते हैं जो कि कोलाइडल कणों के समान व्यवहार करते हैं। अब यहाँ पे देखिए कोलाइड्स के सामान्य उदाहरण, ठीक है, जैसे परिक्षिप्त में यहाँ पे प्रावस्था है, परिक्षेपण माध्यम है, और प्रकाश का क्या होगा और उदाहरण द्रव परिक्षेपण माध्यम अगर गैस से है तो उसको कहेंगे एरोसोल। जैसे आपका बनता है कोहरा, बादल, कुहासा, आपने देखा होगा कभी कभी ठंड के मौसम में, तो वो द्रव और गैस के मिलने से बनता है। दूसरा है ठोस और गैस के मिलने से क्या बनता है, तो इसको भी एरोसोल कहते हैं प्रकार। जैसे धुआं हो गया, इसमें धुआं में क्या होता है, गैस होती है और उसमें ठोस के कण होते हैं। तीसरा है गैस और द्रव। गैस आपका परिक्षिप्त प्रावस्था में है और द्रव आपका परिक्षेपण माध्यम में है। तो यहाँ पे बनेगा फोम, जैसे सेविंग फोम आपका बनता है, दाढ़ी बनवाते हैं जिससे। द्रव और द्रव जब मिलेगा तो इसको कहते हैं इमल्सन, जैसे दूध हो गया, पेंट हो गया, फ्रेश क्रीम हो गया। ठोस और द्रव जब मिलेगा तो उसको कहते हैं सोल। ये जो आपको मैं दिखा रहा हूँ ना इस समय ये स्लाइड, ये अत्यधिक इंपॉर्टेंट है, सिर्फ आपके क्लास 9th के लिए नहीं, आगे आप कभी भी भविष्य में कोई कंपटीशन का एग्जाम देंगे उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ठोस द्रव मिलेगा तो सोल बनेगा, मैग्नीशियम मिल्क और कीचड़ जो होता है। गैस और ठोस जब मिलेंगे तो वो फोम फिर से बनेगा, ठीक है, जैसे आपका रबर हो गया, स्पंज हो गया, इस टाइप का। इसमें क्या होता है, गैस में ठोस को मिलाते हैं। द्रव में अगर ठोस को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, जेली बनेगा, जिसको कहते हैं जेल। ठोस और ठोस जब मिलाएंगे तो ठोस सोल बनेगा। रंगीन रंग के पत्थर जो होते हैं या फिर दुधिया कांच के पत्थर होते हैं, जैसे गोली हो गई आपकी कंचे, वो भी आपका इसी का उदाहरण है। तो ये याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका आता है, अब यहाँ पे देखिए कुछ प्रश्न, उसको बाद में क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो में देख लेंगे। टिंडल प्रभाव देख लीजिए, जंगल में से दिख रहा प्रकाश। कोलाइड के गुण देखिए, यह एक विषमांगी मिश्रण है। कोलाइड के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि ये पृथक रूप में आंखों से नहीं दिख सकते हैं। ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण को फैला देते हैं और तथा इसके मार्ग में दृश्य होते हैं। जब इनको शांत छोड़ दिया जाता है तब ये कण तल पर बैठ जाते हैं, अर्थात ये स्थायी होते हैं। ये छानन विधि द्वारा मिश्रण से पृथक नहीं किए जा सकते, किंतु एक विशेष विधि अपकेंद्रीकरण तकनीक के द्वारा इसको पृथक्करण किया जा सकता है। गुण समझ गए? अब देखिए आगे। कोलाइडल विलयन परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम से बनता है। विलय पदार्थ की तरह का घटक या परिक्षिप्त कण जो कि कोलाइडल रूप में रहता है उसे परिक्षिप्त प्रावस्था या फिर इसको कहते हैं डिस्पर्स्ड फेज, तथा वह घटक जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था निलंबित रहता है उसे परिक्षेपण माध्यम कहते हैं, डिस्पर्सिंग मीडियम कहते हैं उसको। कोलाइडल को परिक्षेपण माध्यम ठोस द्रव गैस की अवस्था और परिक्षिप्त प्रावस्था के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। साधारण 2.1 के कुछ उदाहरण दिए गए हैं यहाँ पे, उसको देख लीजिएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आंसर करा दूंगा जब मैं वो बता दूंगा। अब अगला है यहाँ पे भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। आप पीछे के अध्यायों में पढ़ चुके हैं, क्लास 8 में पढ़ चुके हैं भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के बारे में, एक बार फिर से पढ़ते हैं। पिछले अध्याय में हमने पदार्थ के भौतिक गुणों के बारे में अध्ययन किया है, ऐसे गुण जिनका हम अवलोकन एवं वर्णन कर सकते हैं, जैसे हम जिसको देख सकते हैं, जिसके बारे में बता सकते हैं। जैसे रंग हो गया, कठोरता हो गया, दृढ़ता हो गया, बहाव हो गया, घनत्व हो गया, द्रव्यमान हो गया, क्वथनांक हो गया इत्यादि को भौतिक गुण कहा जाता है। अवस्थाओं का अंतः रूपांतरण एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि ये परिवर्तन पदार्थों के संगठन में बिना परिवर्तन किए होता है और इनकी रासायनिक प्रकृति में भी कोई परिवर्तन नहीं होता। यद्यपि बर्फ, जल और वाष्प अलग अलग दिखते हैं और ये भिन्न भिन्न भौतिक गुणों को दर्शाते हैं, लेकिन ये रासायनिक रूप से समान होते हैं। ठीक है, भौतिक गुण समझ रहे हैं। जल या खाना पकाने वाले तेल को दोनों द्रव हैं, लेकिन इनमें इनके रासायनिक गुणधर्म भिन्न हैं। इनकी गंध और ज्वलनशीलता में अंतर है। हम जानते हैं कि तेल हवा में जलता है जबकि जल आग को बुझा देता है। तेल का यह रासायनिक गुण जल से इसे अलग करता है।
जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। जलने की प्रक्रिया में एक पदार्थ दूसरे से क्रिया करके अपने रासायनिक संगठन में परिवर्तित करता है। यानी कि जब रासायनिक संगठन में परिवर्तन हो तो वो रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, रासायनिक संगठन में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है। रासायनिक परिवर्तन पदार्थ के रासायनिक गुणधर्मों में परिवर्तन लाता है तथा हम नया पदार्थ पाते हैं। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक प्रक्रिया भी कहा जाता है। मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में भौतिक एवं रासायनिक दोनों परिवर्तन होता है। क्या आप इनकी पहचान कर सकते हैं? अब जैसे उसका शेप बदल जाएगा तो वो भौतिक परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन वहाँ पे वो शेप बदलने के साथ साथ प्रकाश भी दे रहा है और फिर धुआं भी निकल रहा है वहाँ पे, तो वो रासायनिक परिवर्तन हुआ। शुद्ध पदार्थों के क्या प्रकार हैं? देखिए, अब यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है तत्व, यौगिक, ये सारी चीज़ देखेंगे। शुद्ध पदार्थों के बारे में अगर बात करें तो पदार्थों को उनके रासायनिक संगठन के आधार पर तत्वों तथा यौगिकों में वर्गीकृत किया जाता है। तत्वों और यौगिक में बांटा जाता है। तत्व क्या होते हैं? रॉबर्ट बायल पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने सन 1661 में सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किया। फ्रांस के रसायनज्ञ एंटोनी लॉरेंट लवाइजिए सन 1743 से लेकर 1794 इनका जन्म और मृत्यु है, ने सबसे पहले तत्व की परिभाषा को प्रयोग द्वारा प्रतिपादित किया। उनके अनुसार तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। तत्व समझ गए? तत्व वो है, तत्व पदार्थ का वो मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता। तत्वों को साधारणतया धातु, अधातु तथा उपधातु में वर्गीकृत किया जाता है। धातु में प्रायः दिए हुए निम्न गुणधर्मों में से सभी को या कुछ को प्रदर्शित करते हैं। जो भी गुण है धातुओं का वो प्रदर्शित करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे आगे। पहला तो ये चमकीले होते हैं। दूसरा, ये चांदी जैसे सफ़ेद या सोने की तरह पीले रंग के होते हैं। ये ताप तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। ये तंतु होते हैं, यानी कि इनको ताना जा सकता है। ये अधातुवर्ध होते हैं, इनको पीट के पतली यहाँ पे महीन चादरों में ढाला जा सकता है। ये प्रतिध्वनिपूर्ण है, यानी इनको पीटने से ध्वनि उत्पन्न होती है। सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सोडियम, पोटेशियम इत्यादि धातु के उदाहरण हैं। पारा एक ऐसा धातु है जो तरल पदार्थ में है, याद रखिएगा, द्रव है। आधातु में दिए गए निम्न गुणों में से प्रायः कुछ को या सभी को प्रदर्शित करती हैं। ये विभिन्न रंगों की होती हैं। ये ताप तथा विद्युत की कुचालक होती हैं। ये चमकीली, प्रतिध्वनिपूर्ण और अधातुवर्ध होती हैं। अब चमकीली तो मतलब समझ रहे हैं, चमकदार, प्रतिवर्धनपूर्ण यानी ध्वनि उत्पन्न करने वाला। अधातुवर्ध मतलब उसको पीट के पतला बनाया जा सकता है, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, ब्रोमीन, क्लोरीन इत्यादि धातुओं के कारण कुछ उदाहरण हैं यहाँ पे। कुछ तत्व धातु और अधातु के बीच के गुणों को दर्शाते हैं जिन्हें उपधातु कहते हैं, मेटलॉइड कहते हैं इसको, जैसे बोरान हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये सब। अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या 100 से अधिक है, जिनमें से 92 तत्व प्राकृतिक हैं जबकि शेष मानव निर्मित। अधिकतर तत्व ठोस हैं। 11 तत्व कमरे के तापमान पर गैस हैं और 2 तत्व पारा और ब्रोमीन कमरे के तापमान पर द्रव हैं। गैलियम और सीजियम तत्व कमरे के तापमान पर 330 केल्विन से भी कुछ अधिक तापमान पर द्रव अवस्था ले लेते हैं। यौगिक है क्या? आप देखते हैं इसको, तत्व समझ गए आप। एक यौगिक वह पदार्थ है जो कि 2 या 2 से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बनता है। यौगिक मतलब समझे आप कि एक से ज़्यादा अगर हम तत्वों को मिलाते हैं फिक्स परसेंटेज में, नियत अनुपात में, निश्चित अनुपात में, तो वो हो जाता है यहाँ पे यौगिक। जब 2 या परिभाषा देखिए, जब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं तो हम क्या पाते हैं बताइए? तो वहाँ पे हमको मिलता है यौगिक। क्रियाकलाप देखिए। कक्षा को 2 समूहों में विभक्त कीजिए। दोनों समूहों को 50 ग्राम लोहे का चूड़ तथा 3 ग्राम सल्फर, 1 चीनी मिट्टी की प्याली दें। समूह 1 को बोलें कि लोहे के चूड़ और सल्फर पाउडर को पीसकर मिलाएं। समूह 2 को बोलिए कि लोहे के चूड़ तथा सल्फर पाउडर को पीसकर मिलाएं। मिश्रण को तीव्र ताप पर लाल होने तक गर्म करें। अब ज्वाला को हटा दें तथा मिश्रण को ठंडा होने दें। समूह 1 और 2, प्राप्त सामग्री में चुंबकीय गुण की जांच करें। सामग्री के निकट एक चुंबक ले आएं। जांच करें कि क्या सामग्री चुंबकीय ओर आकर्षित होती है। दोनों समूहों द्वारा प्राप्त यहाँ पे सामग्री के रंग और बनावट की तुलना करें। प्राप्त सामग्री के एक भाग में कार्बन डाइसल्फाइड मिलाएं। मिश्रण अच्छी तरह मिलाएं तथा छान लें। प्राप्त पदार्थ के दूसरे भाग में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाएं।
इस क्रियाकलाप को लोहा तथा सल्फर तत्वों के साथ अलग अलग दोहराएं, अवलोकन करें उसका। प्रश्न उत्तर कराऊंगा मैं। अब देखिए आगे यहाँ पे समूह 1 द्वारा प्राप्त गैस हाइड्रोजन है। यह रंगहीन, गंधहीन और ज्वलनशील है। इसकी ज्वलनशीलता की जांच कक्षा में न करें क्योंकि काफ़ी ज्वलनशील है। समूह 2 द्वारा प्राप्त गैस हाइड्रोजन सल्फाइड है। यह रंगहीन गैस है और इसकी गंध सड़े हुए अंडे जैसे आती है। आपने पाया कि दोनों समूहों द्वारा प्राप्त पदार्थ भिन्न गुणों को दर्शा रहे हैं। यद्यपि प्रारंभ में दिए गए पदार्थ समान थे, समूह 1 की क्रिया में के फलस्वरूप भौतिक परिवर्तन हुआ, जबकि समूह 2 की क्रिया में के फलस्वरूप पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन हुआ। समूह 1 द्वारा प्राप्त सामग्री 2 पदार्थों का मिश्रण है। इस दिए गए पदार्थ को यहाँ पे देखिए लोहा दिया गया था और सल्फर दिया गया था। मिश्रण का गुण उन दोनों मिले हुए तत्वों के गुणों के समान होगा। समूह 2 द्वारा प्राप्त सामग्री यौगिक होगा क्योंकि वहाँ पे हमने क्या किया, 2 तत्वों को मिला दिया। अब मिश्रण और यौगिक का यहाँ पे देख लेते क्या क्या अंतर है। एक तरफ मिश्रण है, दूसरी तरफ यौगिक है। मिश्रण क्या है? पहला, तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं किंतु किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं करते। जबकि यौगिक क्या है? तत्व क्रिया करके एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं। मिश्रण का संगठन परिवर्तित होता है, जबकि जो यौगिक है नए पदार्थ का संगठन सदैव स्थायी रहता है। मिश्रण उनमें उपस्थित घटकों के गुणधर्मों को दर्शाते हैं। नए पदार्थ के गुणधर्म पूरी तरह से भिन्न होते हैं यौगिकों में। मिश्रण जो है घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है, जबकि जो यौगिक हैं घटकों को केवल रासायनिक या वैद्युत रसायन प्रक्रिया के द्वारा पृथक किया जा सकता है। दोनों तत्वों को तीव्रता से गर्म करने पर हमने यौगिक पाया जिसका गुण हमें मिले हुए तत्वों के पूरी तरह भिन्न होगा। यौगिक का संगठन पूरे पदार्थ के समान है। हम यह भी देख सकते हैं कि यौगिक की बनावट और रंग भी सभी स्थानों पर समान यहाँ पे होगी। इस प्रकार संक्षेप में हम पदार्थ की भौतिक और रासायनिक प्रकृति को निम्न आरेख द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए पदार्थ है ठोस, द्रव, गैस। एक तरफ पदार्थ शुद्ध पदार्थ है, दूसरी तरफ मिश्रण है। शुद्ध पदार्थ में क्या आता है? तत्व और यौगिक आते हैं। मिश्रण में आपका क्या आता है? समांगी और विसमांगी मिश्रण आता है। तत्व क्या होता है? सरल पदार्थों में विभक्त नहीं किया जा सकता, जैसे आपका कॉपर, ऑक्सीजन, ये सब। यौगिक क्या है? नियत संगठन रासायनिक या वैद्युत रसायन प्रक्रिया द्वारा घटकों को विघटित किया जा सकता है, जैसे आपका जल हो गया, मीथेन हो गया, चीनी हो गया, नमक हो गया। दूसरी तरफ मिश्रण में समांगी मिश्रण देखते हैं। इसके घटक जो होते हैं समान होते हैं, ठीक है। जैसे जल में चीनी घोल दिए, वो घुल गया उसमें। जल में नमक घोल दिए, उसमें घुल गया। असमान होते हैं यहाँ पे विसमांगी मिश्रण के, जैसे बालू और नमक घोल, यहाँ पे बालू तथा नमक, चीनी तथा नमक आपस में मिला दें तो दिखेंगे वो लोग, उसको छान किसी विधि द्वारा हम अलग कर सकते हैं। तो क्या क्या सीखा ये आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन आंसर आपका आता है अभ्यास के क्वेश्चन, तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा, क्योंकि जब पहले पढ़ा लेता हूँ उसके बाद क्वेश्चन आंसर की वीडियो भी मैं ले आता हूँ। तो इसकी चिंता मत करिएगा, आप लोगों को सारी क्लासेस बिल्कुल फ्री में मिल रहे हैं। यहाँ पे एक एक करके सारी क्लासेस रेगुलर बेसिस पे अब क्लासेस चलाई जा रही हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, रितेश ऑनलाइन यूट्यूब चैनल को, रितेश ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल को। इसी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा के रखिए। और वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा आप लोग। तो स्टूडेंट्स, बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।